जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो पीटी करंट अफेयर्स की सीरीज है उसका एक पार्ट 5 है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये रिलेटेड है आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया से रिलेटेड है। हाउ मेनी ऑफ द above स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया आर करेक्ट? ये तीन स्टेटमेंट्स देने हैं आपको, बताने करेक्ट कौन सा है। As per RBI report, India poverty rate falls below 5% in the 2024 extreme poverty nearly eradicated। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की गरीबी दर 5% से नीचे आ गई है और अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई। ये पहला कथन है। सेकंड कथन है यहाँ पे लकड़वाला कमेटी जो 1983 में था, उसने कहा था कि शिफ्ट अवे फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन एंड इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो लकड़वाला कमेटी का जो समिति ने उसमें कहा था कि कैलोरी आधारित गरीबी रेखा से हटकर एक समान अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा वक्री पेश किया। तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी वेस्ट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कैलोरी इंटेक। तेंदुलकर समिति ने कैलोरी सेवन से संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी की गणना करने की सिफारिश की थी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया से रिलेटेड है, आपको बताना है करेक्ट इनमें से कौन कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट बताइए। केवल एक, दोनों या तीनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है आरबीआई की रिपोर्ट नहीं है, एसबीआई की रिपोर्ट है। एसबीआई की रिपोर्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि ये जो लकड़वाला कमेटी है इसने ही कहा था, इसने रिकमेंड किया था। ये जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है कि लकड़वाला कमेटी ने रिकमेंड किया था कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कैलोरी इंटेक। और तेंदुलकर कमेटी की जो बात करें यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि शिफ्ट अवे फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड यूनिफॉर्म लाइन एंड इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया आपका डी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हो एसबीआई का रिपोर्ट है कि एसबीआई ने कहा था कि इंडिया पॉवर्टी रेट फॉल्स बिलो 5% इन 2024, एक्सट्रीम पॉवर्टी नियरली एरेडिकेटेड। ये जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स हुआ था रिसेंटली, ठीक है, वो सपोर्टेड डेटा बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्विस के बेस पे था। न्यू पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट टू 2011-12 पॉवर्टी लाइन। और जो किया गया था किसके द्वारा? कंप्यूटेड बाय द सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसकी फाइंडिंग्स रही है कि जो रूरल पॉवर्टी है वो घटा है। ठीक है, कितना? 7.2% से कितना हुआ है? जो 23 में था और 24 में कितना? 4.86%, मतलब 7.2 से 4.86 रूरल पॉवर्टी घटा और 4.6 से 4.09 ये अर्बन पॉवर्टी घटा। रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका हायर कंजम्पशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन का जो बॉटम 5% जो पॉपुलेशन है उनका हायर कंजम्पशन ग्रोथ रेट के कारण ये शिफ्ट हुआ है पॉवर्टी लाइन। मेजर कमेटी जो आपके हैं, तीन कमेटी आप देख रहे हो, लकड़वाला कमेटी 1983, तेंदुलकर कमेटी 2009 और रंगराजन कमेटी तो आपका 2014 के हैं। तो लकड़वाला कमेटी यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो लकड़वाला कमेटी ने रिकमेंड किया था कि कैलकुलेटिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कैलोरी इनटेक, मतलब कैलोरी के सेवन के से संबंधित उपभोग के आधार पर ही गरीबी की उन्होंने जनगणना करने के लिए बोला था, सही गणना करने के लिए बोला था। तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में था, उन्होंने कहा कि
और जो आप कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन है उससे आप हट करके एक इन्फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, इन्फॉर्म ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को इंट्रोड्यूस करने की बात किया था। रंगराजन कमेटी ने जो 2014 का था, इन्होंने कहा कि रूरल अर्बन पॉवर्टी लाइन अलग अलग होना चाहिए और स्टेट स्पेसिफिक भी एस्टिमेट्स किया जाना चाहिए। तो ये तीन मोस्टली इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट हैं तीनों। तो यहाँ से में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बात करें, एक आपका क्वेश्चन रिलेटेड है कंडक्टिव इंक से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें से करेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट जो है आपका कि कंडक्टिव इंक इज ए पेंट, ठीक है, कंडक्टिव इंक इज ए पेंट that contains argon or nitrogen particles making it electrically conductive। तो ये प्रवाही है, एक पेंट है जिसमें आर्गन और नाइट्रोजन कण क्या इसमें शामिल है होते हैं और ये विद्युत प्रवाह के बनाते हैं इन्हें। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज यूज्ड इन अ फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जांपल एज ए फोल्डेबल स्क्रीन, कीबोर्ड्स और डिफ्रोस्टर। तो इसका उपयोग बेसिकली लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोल्डेबल स्क्रीन, कीबोर्ड्स और डिफ्रोस्टर में किया जाता है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, टू ओनली। रीजन क्या है फर्स्ट और रॉन्ग क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप बात कर रहे हो यहाँ पे, तो जो पार्टिकल्स की बात करते हैं यहाँ पे आर्गन और नाइट्रोजन इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिल्वर और कार्बन, और कार्बन, कार्बन यहाँ पे शामिल है। कनेक्टिव इंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिल्वर नैनो वायर बेस्ड कंडक्टिव इंक वाज रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू इंडियन स्टार्टअप, ये न्यूज में था। कंडक्टिव इंक बेसिकली क्या होता है, पेंट कंटेन्स सिल्वर और कार्बन पार्टिकल, जैसा हमने देखा था अभी, मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली conductive। Unlike traditional circuits with the copper wires, this ink allowed circuits to drawn directly onto the surface। Applications में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो to repair and enhance circuits or printed circuit boards, flexible electronics like a foldable screen, keyboards और डिफ्रोस्टर में, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग्स में इनका यूज किया जाता है, वेयरेबल डिवाइसेस में, सेंसर्स में, डिस्प्ले में, सोलर पैनल्स में, और पोटेंशियल फॉर इंटरैक्टिव मार्केटिंग और साइनेज थ्रू द टच। तो यहाँ पे आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं इससे रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपको वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपके रिलेटेड, ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से रिलेटेड है। The gravitational lensing occurs when the massive objects distort and magnify light from the objects behind them, such as a galaxy or a quasar, acting as a cosmic telescope and making distant galaxies appear brighter। तो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तब होता है जब विशाल वस्तुएं अपने पीछे की वस्तुओं जैसे आकाशगंगा और क्वासर से प्रकाश को विकृत और बढ़ाती हैं, ब्रह्मांडीय दूरबीन के रूप में कार्य करती हैं और दूर आकाशगंगाओं को उज्जवल बनाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास, कर्व स्पेस एंड टाइम कॉजिंग लाइट टू ट्रेवल अलोंग अ कर्व पाथ। है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या करता है कि स्थान और समय को मोड़ता है, जिससे प्रकाश एक घुमावदार पथ पर यात्रा करता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका लिखा है फिजिसिस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड 44 previously unknown stars located behind a cluster of a galaxy using gravitational lensing GL। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने GL का उपयोग करके आकाशगंगाओं के समूह के पीछे 44 जो आपके 44 से अधिक अज्ञात सितारों की खोज की है। तो यहाँ पे बताना है कि कितने मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है।
सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या इनमें से मतलब ऑल थ्री आर करेक्ट? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका कि फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट हैं, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो 44 अननोन स्टार्स का जो बात किया जा रहा है डिस्कवर करने का, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया गया है, ये डरहम यूनिवर्सिटी, डरहम यूनिवर्सिटी के द्वारा ये खोजा गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। न्यूज में क्या हुआ था, फिजिसिस्ट एट डरहम यूनिवर्सिटी यूके हैव discovered 44 previously unknown stars located behind a cluster of galaxies using the gravitational lensing। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स हैं ये तो ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास कॉजेज स्पेस टाइम टू कर्व एंड लाइट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अ स्पेस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रिलेटेड है आपको नैनो बबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी से है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट लॉन्च्ड नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग द वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क कोलकाता। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को कोलकाता के पानी की सफाई और शुद्धिकरण करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी का जो साइज है वो 90 से 120 नैनोमीटर के बीच होता है और 2500 टाइम्स स्मॉलर देन अ सिंगल ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब जो नमक के एक दाने से 2500 गुना ये छोटा होता है, इनका साइज 90 से 120 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका, नैनो बबल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, एग्रीकल्चर, फिर हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल शुद्धिकरण, कृषि और सिंचाई, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उद्योग, औद्योगिक सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, सही हैं, बताइए। यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली वन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट आपका थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक, फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिया हुआ है कोलकाता, एक कोलकाता नहीं होकर के क्या आंसर है यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में इसका यूज किया गया है। और सेकंड जो नैनो बबल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है 90 टू 1 नैनोमीटर्स नहीं है, ये आपका 70 टू 120 नैनोमीटर्स, 70 टू 120 नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पर देखते हैं नैनो बबल टेक्नोलॉजी के बारे में कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट लॉस्ट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था क्वेश्चन का। तो यूनियन नैनो बबल टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया था किसके लिए? जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के उसके वाटर को क्लीन करने और प्योरीफाई करने के लिए। नैनो बबल्स की बात करें तो नैनो बबल्स का जो साइज है वो 70 टू 120 नैनोमीटर्स के हैं, और एक जो सॉल्ट के सिंगल दाने से कितना 2500 टाइम्स छोटा होता है। यह क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सरफेस चार्ज होता है जो प्रिवेंट करता है फॉर कोलेप्सिंग। ठीक है, और मतलब एकजुट होने से रोकता है, और दे इट ऑल्सो इनेबल देम टू फिजिकली सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करता है, जैसे ड्रॉपलेट्स लाइक एमल्सिफाइड फैट्स, ऑयल और ग्रीस को वाटर से अलग किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाइड्रोफोबिक नेचर होता है अपने बबल्स कंबाइन विद देयर सरफेस इनेबलिंग लिफ्टिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑफ
सरफेस सिमिलर टू द सर्फेक्टेंट, और इनका यूज जो किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, फूड इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपका सनराइज सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें करेक्ट कौन सा है सनराइज सेक्टर से रिलेटेड। तो न्यूज में क्या था कि इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल चैंपियन इन सनराइज सेक्टर टू द अचीव द टारगेट्स ऑफ अ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन बाय 2045 एंड बिकम 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी। भारत 2045 तक विकसित राष्ट्र बनने और 35 ट्रिलियन आपका जो 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उभरते क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बन रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि सनराइज इंडस्ट्री हैव रजिस्टर्ड हाई ग्रोथ रेट्स, हैव न्यूमरस स्टार्टअप्स एंड प्लेंटी ऑफ फंड, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन मोबिलिटी, जीनोमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, सनराइज उद्योग ने उच्च विकास दर दर्ज किया है, जिसके पास कई स्टार्टअप और भरपूर फंडिंग है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लीन मोबिलिटी हो गया, जीनोमिक्स और फार्मा। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड सनराइज सेक्टर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा कि सेकेंड वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है, एक करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्योंकि इंडिया बिकमिंग ग्लोबल चैंपियन बनेगा कब तक, बाय 2045 नहीं है यहाँ पे, 2047, 2047। ठीक है, और कितना का इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर, तो 35 ट्रिलियन का नहीं है, 32 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे 32 ट्रिलियन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड करेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सनराइज सेक्टर के बारे में, कि सनराइज सेक्टर होता है क्या बेसिकली, तो इसमें न्यूज यही था, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यही लिया गया था कि इंडिया बिकमिंग a global champion in sunrise sector to achieve the target of a becoming developed nation by 2047 and become a $32 ट्रिलियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर वैसा सेक्टर होता है कि कैसा सेक्टर होता है, बेसिकली ए सेक्टर दैट इज डेवलपिंग एंड पॉइज्ड फॉर अ रैपिड ग्रोथ है, जिसे वो विकास करता है। और ये क्या हो सकता है, मतलब ये रजिस्टर्ड हाई ग्रोथ रेट्स, और काफ़ी स्टार्टअप्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास फंड होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम हो गया, जीनोमिक्स हो गया, फार्मा हो गया। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में काफ़ी रोल है इनका, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल और डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट सच अचीव करने में 2070 तक नेट जीरो, ठीक है, के टारगेट को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, ये लगता है कि वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये टेलीग्राम चैनल का आपका दिया हुआ है, इस पे ध्रुव आइस 50 जो आपका है, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। थैंक यू।